नमस्कार साथियों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पाषाण काल और पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा, पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल को आप मीजोलिथिक एज भी कहते हैं और इसका जो टाइम पीरियड है साथियों 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और इसी को आप हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के बाद का जो ईयर है, मतलब लगभग 10,000 साल पहले की बात की जा रही है। किसके? ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है। तो इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल टॉपिक के तहत, उसमें हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के उपकरण क्या थे, इनका भौगोलिक वितरण क्या रहा है और मध्य पाषाण काल का जीवन यापन जो आदि मानव रहा है वो अपना जीवन यापन कैसे करता था, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जलवायु में परिवर्तन आना जो शुरू हुआ तो उस समय क्या क्या चीजें बदली और जीव और मानव भी कितना प्रभावित हुए इस जलवायु परिवर्तन से। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे आग का ज्ञान। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल में। अब देखिए, मध्य पाषाण काल में कहा जाता है कि जो उपकरण हुए वो माइक्रोलिथ उपकरण हुए, मतलब सूक्ष्म उपकरण हुए। तो जो ये पाषाण के उपकरण हुआ करते थे पहले, देखिए जो पूरा पाषाण काल था तो उपकरण काफी हैवी बनाए जाते थे, बड़े बनाए जाते थे। लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, जो मध्य पाषाण काल आया तो इसमें उपकरण को छोटा किया जाना शुरू किया जा चुका था। ठीक है। तो हम उपकरण के आधार पे कह सकते हैं कि जो पाषाण काल था और जो मध्य पाषाण काल था, मतलब पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अंतर उपकरणों के लिए कि क्या हुआ कि जो उपकरण होने लगे मध्य पाषाण काल के वो सूक्ष्म पत्थरों से निर्मित किए जाने लगे थे। इसी वजह से इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखना है मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे माइक्रोलिथ थे और ये ट्रायंगुलर होते थे। कैसे होते थे? जो उपकरण होते थे वो त्रिकोणीय आकार के हुआ करते थे या फिर आप इसे कह सकते हैं अर्धचंद्राकार। जैसे भी उपकरणों की संख्या बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है मध्य पाषाण काल में। और अगर हम बात करते हैं भौगोलिक वितरण का मध्य पाषाण काल में, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है और प्रयागराज में आपको मिलेगा चौपनी मांडो। तो चौपनी मांडो में आपको बर्तन झोपड़ी के साक्ष्य मिलने लगे थे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ही आपको प्रतापगढ़ मिलता है और प्रतापगढ़ में आप देखेंगे तो सराय नहर राय और महदहा, साथ ही साथ दमदमा। तो इन सभी जगह आपको भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। आप देखते हैं तो मध्य पाषाण काल की जो भी चीजें हैं आपको सराय नहर राय, महदहा और दमदमा में मिलते हैं। और कहा भी जाता है कि जो सराय नहर राय है वहां पे हत्या के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गर्त चूल्हा के भी साक्ष्य मिले हैं। आग और सिलबट्टा, ये सारे साक्ष्य आपको प्रतापगढ़ में देखने को मिलते हैं। मतलब प्रतापगढ़ जो आपका पुरातात्विक स्थल है मध्य पाषाण का, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं आप बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जहाँ पे आदमगढ़ है, यहाँ पे कहा जाता है कि आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य का प्रमाण मिल जाता है। वहीं राजस्थान का बागौर है, वहां पे भी पशुपालन के ही साक्ष्य मिलते हैं। तो और बाकी आप देखते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में भी मध्य पाषाण युग के अवशेष मिलेंगे। तो देखिए उन सभी क्षेत्रों में आपको मध्य पाषाण युग के अवशेष मिलेंगे, मध्य पाषाण काल के अवशेष मिलेंगे जहां पे पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले थे। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां देखिए स्थायी बस्तियां बन चुकी थी, तो अब उसमें परिवर्तन होगा तो सिर्फ किसके आधार पे? उपकरणों के आधार पे या फिर रहन सहन के आधार पे जो चीजें परिवर्तित होंगी उसी के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं कि ये जो चीजें रही हैं ये पूरा पाषाण काल की रही हैं और जो ये चीजें रही हैं तो ये मध्य पाषाण काल की रही हैं। तो वो हम चीजों के आधार पे वेरिएशंस डिवीजन वो करते हैं। ठीक है। और वहीं आप देखते हैं जीवन यापन की जब बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ एवं होलोसिन युग की शुरुआत हो गई। तो देखिए जहां पे आप देखते थे तो हिम युग था, तो जिसे हम क्या बोलते थे? आइस एज बोलते थे। इसे प्लाइस्टोसिन बोलते थे। किसको? पूरा पाषाण काल को प्लाइस्टोसिन बोलते थे, आइस एज, हिम युग। वहीं हम मध्य पाषाण काल को होलोसिन युग बोलने लगे। क्या कहने लगे साथियों? होलोसिन युग। मतलब जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हो चुका था। अब जब जलवायु में परिवर्तन की शुरुआत हो गई
तो कहा जाता है कि जो कमोबेश आज की तरह जलवायु के प्रमाण मिलने लगते हैं मध्य पाषाण काल में, और इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है। और इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी, इतना याद रखना है मध्य पाषाण काल में। और जब आज की तरह की जलवायु मिलेगी तो इसका प्रभाव जीवन की विविध क्षेत्रों पे भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। मानव अभी भी शिकारी ही था एवं खाद्य संग्राहक भी था। मतलब शिकार तो करता था, साथ ही साथ जो चीजें प्राप्त होती थी उसका संग्रहण भी करता था, मतलब ज्यादा देर तक उसका भंडारण करके रखता था, लेकिन आग के साक्ष्य के आधार पे। और कहा जाता है कि जब आग का साक्ष्य आपको मिल गया था, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ में आप देख सकते हैं, जहाँ पे सराय नहर राय है, वहां पे हमें गर्त चूल्हा और आग सिलबट्टा का जो साक्ष्य मिला है सराय नहर राय से, प्रतापगढ़ से। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि मानव शिकारी तो था, खाद्य संग्राहक भी था, लेकिन जब आग का आविष्कार कर लिया तो भोजन को वो क्या करेगा, पकाकर खाना शुरू कर रहा होगा। अनुमान लगाया जाएगा तो आप क्या कहेंगे, जो मानव रहा है वो क्या कर रहा होगा, भोजन को पका कर खा रहा होगा। ठीक है। सिलबट्टे एवं गर्त चूल्हे के प्रमाण से भी खान पान में बदलाव का संकेत मिलता है। मतलब जब आप देखेंगे तो सिलबट्टा मिल गया, चूल्हा मिल गया, तो इससे प्रमाण तो हो गया कि इंसान बना खा रहा है आराम से। और सिलबट्टे का यूज कर रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो उसे सिलबट्टे के माध्यम से वो करता है, पीस रहा होगा। फिर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पशु पक्षियों जीव जंतुओं पर भी समकालीन साक्ष्यों की अपेक्षाकृत छोटे जीव जंतुओं के शिकार के प्रमाण मिलने लगते हैं। मतलब देखिए, जो पहले का क्या था कि पहले विशालकाय जानवर होते थे अपेक्षाकृत, मतलब आज की अपेक्षाकृत जो पहले थे बहुत विशालकाय जानवर होते थे, उन्हीं को मार के जो था आदि मानव खाया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब आप देखते हैं जब वो छोटे छोटे उपकरण बनाने लगा हथियार के तौर पे, अब वो छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा। पहले बड़े जानवरों का शिकार करता था, लेकिन अब छोटे उपकरण से क्या करता था, जैसे मान लो अगर आपको किसी चिड़िया को मारना है तो आप छोटा पत्थर का इस्तेमाल करोगे, तभी आप उसे ज्यादा दूर से भी मार सकते हो। लेकिन अगर सोचिए आप बड़ा सा पत्थर उठा के आप उसे कितना दूर तक फेंक पाओगे, नहीं फेंक पाओगे। तो इसलिए क्या हुआ है, जब छोटे उपकरण होगा तो वो पशु पक्षी जीव जंतुओं का भी, छोटे पशु पक्षी जीव जंतुओं का शिकार करना आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती हैं, तो इसका प्रमाण है चित्रों के आधार पे। तो जो उस समय का मानव रहा है मध्य पाषाण काल का, उसने अपने चित्रों में छोटे पशु पक्षी जीव जंतुओं का मिश्रण मतलब बनाना शुरू कर दिया था। इससे पता चल गया कि हाँ, जो ये छोटे जानवर हैं अब इनका भी यूज किया जाने लगा है शिकार के तौर पे। ठीक है। अब ऐसे कैसे, तो देखिए जब आप पेंटिंग करते हैं तो पहले पेंटिंग्स में बड़े जानवरों को मिश्रण करके दिखाया जाता था कि एक जानवर बीच में होता था, उसको चारों तरफ से घेर के इंसान क्या कर रहा होता है, शिकार कर रहा होता था, वो जानवर बड़ा होता था। लेकिन अब वही चीज क्या हो गई, जानवर को छोटा कर दिया गया। अब कोई एक, मान लो एक या दो लोग मिलके किसी पक्षी को मारते हुए दिखाए जाने लगे, मतलब दिख रहा है कि हाँ, सामने वाला जो है वो मानव क्या कर रहा है, छोटे जानवर मान लीजिए हिरण का हो गया या फिर और छोटा जानवर आप देख सकते हैं, तो जो भी छोटे छोटे जानवर हैं उनका शिकार शुरू कर दिया था। और साथ ही जब आग का ज्ञान हो गया तो आग के ज्ञान से क्या चीज हुआ कि जो भोजन हुआ वो पका पकाया मिलने लगा। और आग बहुत सारी चीजों में भी उपयोगफुल रही है, जैसे आप प्रकाश के लिए यूज कर सकते थे। मतलब जहां पहले इंसान अंधेरे में रहता था तो जानवर, कोई खूंखार जानवर आया रात में सोते हुए तो क्या करता था, उनका भी शिकार कर लेता था। लेकिन इस चीज से क्या हुआ, सुरक्षा मिली कि जब आग जलने लगी तो आग से क्या हुआ कि जो बाल वाले पशु थे अब उन पे अटैक नहीं कर सकते थे। बाल वाले मतलब जैसे शेर वगैरह आप देखते हैं तो उनके गर्दन पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, अब वो आग से क्या करेंगे, डर के रहेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब उसे सुरक्षा मिली एक तरीके से आग से। और साथ ही साथ आवास में भी क्या हुआ कि जब वो आवास में जहां रहने लगे तो उससे क्या हुआ, जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे भी तो सुरक्षा मिली।